इश्क नहीं आसान, कोई इश्क जो है बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो अगर उपराष्ट्रपति ने किसी तरीके से अगर इसमें मतलब पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की है तो क्या उत्तर उसका हो सकता है? अपने श्रीमती के जन्मदिन पर एक बड़ी पार्टी दी, अब उस पार्टी में जो उपस्थिति थी उसमें तो 70% और 800 लोगों के लिए आप पार्टी दे रहे हैं और उसमें ज्यादातर विपक्ष के लोग हैं। दुनिया में मुझे बताइए कि दुनिया में देश के दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति की इतनी शांति से इस्तीफा हो गया जिससे कोई उथल पुथल नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, सब कुछ उसी तरह चल रहा है, तो फिर इसमें ऐसी क्या बात हो गई है? मुझे तो अब देखिए मैं 2-3 शेर पढ़ के फिर आगे करूंगा और जो है जयदीप काहनी जी से थोड़ा अनुमति लेकर। भाई ये एक मैं भी देख रहा था, इश्क में कौन बता सकता है किसने किससे सच बोला है, ऐसा ये दूसरा इसी में आता है, इसी के आगे का है इश्क नहीं आसान, कोई इश्क जो है बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और तीसरा एक शेर इसी से जुड़ा हुआ है जो उठाने हैं अभी दरिया से मुझको प्यास के पहरे, उठाने हैं मुझको दरिया से अभी प्यास के पहरे, अभी तो खुश्क पैरों पे मुझे रिमझिम भी लिखनी है। तो अब यहाँ से अगर आप ठीक से समझेंगे तो ये एक स्वाभाविक स्थिति थी। जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा न होता तो मुझे लगता ऐसी अस्वाभाविक परिघटना कैसे घट रही है। और जो कुछ यहाँ कहा गया, विपक्ष ने तो विपक्ष जब कह रहा था, सामने राज्यसभा जो लोग कवर करते हैं बताएंगे कि आसन इस समय सरकार की मुखापेक्षी तो मैं थोड़ा अच्छा शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि आसन कैसे काम कर रहा है। जब खड़ा हो के सारे विपक्ष के नेता बोलते थे, और मैं तो अमर उजाला के आपके जो दर्शक हैं वो इतने सुविज्ञ हैं कि सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आप जयराम रमेश जी का और कांग्रेस का केवल एक्स हैंडल पिछले लंबे समय से देख लीजिए जगदीप धनखड़ जी के बारे में कि क्या क्या शब्द प्रकट किए गए हैं, लेकिन उस पर कोई नहीं बोलता है। तो मैं ये नहीं कहता हूं जो किए गए हैं उसी प्रकार से व्यवहार है, लेकिन क्या सत्ता पक्ष के किसी व्यक्ति ने एक शब्द अभी तक अपमानजनक सार्वजनिक रूप से बोला है? क्या किसी ने कभी कहा है कि हम उनसे नाखुश है, खुश है? कोई बात सामने आई है? तो ये इसको तो सवाल है कि जो कुछ दिख रहा है उसी सबको हम झूठ मान ले, जो नहीं दिख रहा है उसको सच मान ले, और जो दूसरी ओर दिख रहा है उसको हम माने भी नहीं सच। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। तो अब इस विषय पर आते हैं। देखिए, आप अगर नरेंद्र मोदी सरकार के क्रियाकलाप को देखेंगे तो हामिद अंसारी, जो कि किसी सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए अधिकतम अपनी सीमाओं में जो कुछ भी किया जा सकता था वो लगातार करते रहे। हाउस एडजॉर्न होता था, प्रधानमंत्री तक को उनके कमरे में जाना पड़ा कि इस ढंग से बार बार हाउस एडजॉर्न होगा तो विधायी काम कैसे होगा, थोड़ा हाउस चलाया करिए। तो नहीं, जब तक हाउस में स्थिरता शांति नहीं होगी हम नहीं चला सकते हैं, ये उनका उत्तर था और बार बार वो करते थे। इसके बावजूद कभी उनको हटाने की या उनके विरुद्ध टिप्पणी करने की सत्ता पक्ष ने कभी कोशिश नहीं की। एक आधार होता है किसी के व्यवहार का मूल्यांकन करने का, उसी आधार पर आप आगे मूल्यांकन करके देख लीजिए। जगदीप धनखड़ साहब, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा किस स्थिति में राष्ट्रपति बने हैं, जो कुछ अभी राजकिशोर जी ने कहा, जगदीप धनखड़ साहब का ये एक दिन की घटना नहीं होती है, अनेक घटनाएं ऐसी बनती जाती हैं, उसका कल्मिनेशन आपको किसी एक तात्कालिक घटना से दिखता है। तो ये एक तात्कालिक घटना हुई है कि एक उपराष्ट्रपति, ये अभी पीयूष जी कह रहे थे, बहुत सही कह रहे थे कि राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको मालूम है कि जब आप सभापति की कुर्सी पर बैठते हैं तो सभी उपराष्ट्रपतियों ने और सभी उपाध्यक्षों ने सत्ता पक्ष के साथ एडजस्ट करके संसद को चलाया। एडजस्ट का मतलब ये होता है कि भाई आया, कहा कि भाई यह हंगामा है, कैसे करेंगे, तो आज जो है एडजॉर्न कर देना चाहिए, या फिर बात कर लेना कि एक प्रस्ताव आ रहा है उस पर हमको, ये नहीं कि पूछ के करना होता है, एक व्यवहारिक परंपरा रही है। हम लोगों ने सुना है कि कई बार जाके कहा गया है कि आज बहुत हंगामा है, थोड़ा इसको एडजॉर्न कर दीजिएगा, बाद में संभाल लेंगे। ये सब होता ही रहा है। ये सब एक व्यवहारिक तरीके से समन्वय बना के काम करने की सभापति की भूमिका जब होती है तो फिर उसमें व्यवहारिकता आती है, उस व्यवहारिक तरीके से करना है।
आखिर ये सामान्य घटना कैसे हो सकती है कि एक प्रस्ताव लोकसभा में आ चुका है जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों का उसमें शामिल है और राज्यसभा में आ रहा है, वो सरकार को पता नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री को पता नहीं है, विपक्ष के सांसद उसमें दे रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि कपिल सिब्बल जी उसमें प्रस्तावक हैं और कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध याचिका लेके जा रहे हैं। आप देखेंगे कि अभिषेक मनु सिंह जी प्रस्तावक, वो भी किसी दिन वकील के रूप में खड़े हो जाएं। तो ये लोग तो चाहते ही नहीं थे कि उसका महाभियोग प्रस्ताव पारित हो। तो फिर एक गेम क्या था इसके पीछे? कोई भी महाभियोग है तो सत्ता पक्ष, इसमें क्या पॉलिटिक्स हो सकती है? तो अगर उपराष्ट्रपति ने किसी तरीके से अगर इसमें मतलब पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की है तो क्या उत्तर उसका हो सकता है? और उसमें भी अभी तक इसके प्रमाण नहीं है कि हो कि भैया उन्होंने त्यागपत्र दिया, शांति से गए हैं। सोशल मीडिया पर तो ऐसे उड़ा दिया गया है और कुछ खबरें भी चला दी गई टेलीविजन पर कि उनका उपराष्ट्रपति भवन सील कर दिया गया है, सुरक्षा गार्ड पहुंच गए, जैसे ये पाकिस्तान हो गया हो हमारे देश में। वो नहीं है। बाकी उनकी कई समस्याएं थी जो कुछ राजकिशोर जी ने कहा, उसमें इतना ही ऐड करूंगा कि वो मान रहे थे कि राष्ट्रपति प्रोटोकॉल में 1 है, जब उपराष्ट्रपति प्रोटोकॉल में 2 है, तो हमको हर प्रोटोकॉल उसके अनुसार से मिलना चाहिए। अब नॉर्थ एवेन्यू में जाइए, वहाँ के जो SHO है वो बताते हैं कि इतने हम लोग परेशान होते थे कि पहले फ़ोन आता था और वो गाड़ी से देखते थे कि मेरी गाड़ी चल रही तो वहाँ एक खड़ा है कि नहीं SHO। बोला कि हम लोगों को इतनी परेशानी होती थी कि दिखाना पड़ता था कि हम सब लोग खड़े हैं उनके पूरे रास्ते में। तो ये सारे तरीके थे, समय समय पर उनको कहा गया कि ये सुधार नहीं। और सबसे 2 जो बातें थी ना कि सरकार और विपक्ष की लड़ाई हो सकती है, उपराष्ट्रपति को उस सीमा तक जाकर विपक्ष पर अटैक करना या विपक्ष के नेता को कहना कि यू हैव बिकम पार्ट ऑफ डिस्टेबलाइजिंग आवर नेशन, मैं उसका नहीं हो सकता हूं, वो सरकार को भी स्वीकार नहीं था। या जुडिशियरी पर उपराष्ट्रपति एक सीमा से जाके अटैक करें बार बार, वो सरकार को भी स्वीकार नहीं था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा सरकार की आंख के लिए किरकिरी तो बनाई है और उससे सरकार बैकफुट पे आई, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो है, अब उसके बारे में हम जितनी भी बात करें, उनके इस्तीफे को लेकर बहुत सारी बातें सभी ने कही, बहुत सारे तथ्य आए हैं और अंदर की बातें भी सामने आई हैं। अवधेश जी थोड़ा सा रुमानी हो गए इस मामले को लेकर और इश्क और बेवफाई के शेर वो पढ़ने लगे। तो मैंने भी उस दिन खैर जो वीडियो बनाया था इस्तीफे के तुरंत बाद, उस पर मैंने जो शेर पढ़ा था मैं फिर से पढ़ देता हूँ। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी उनकी कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी उनकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ऐसे तो बेवफा नहीं हुए हैं, कुछ तो उनकी भी मजबूरियाँ रही होंगी जिस वजह से उनको ये बेवफाई करनी पड़ी। और बेवफाई जब बात होती है तो फिर दोनों तरफ से ही होती है, एक तरफ से तो नहीं होती है। मुझे लगता है कि ये जो महाभियोग वाला मामला हुआ है, राज्यसभा और लोकसभा वाला, जस्टिस वर्मा वाला, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी अगर किसी के लिए तैयार किया जा रहा है ताबूत तो लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली जो कहावत है ना, वो उससे हुई है आखिरी की। लेकिन उसके पहले के बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम में कुछ आए हैं। ईरान वाली बात बहुत अच्छे से बताइए। प्रोटोकॉल का इशू तो ऐसा है कि उसकी कई छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो सामने सतह पर नहीं आ पाई। किसी भी राज्य में जा रहे हैं तो वहाँ जिस तरह की सुरक्षा मांग रहे हैं, या वहाँ के राज्यपाल भी उपस्थित नहीं है तो कह रहे हैं कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप उपस्थित नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो सामने नहीं आ पाए हैं। अगर देश के कृषि मंत्री मंच पर बैठे और वहीं आप किसानों की समस्या को लेकर सरकार को इस तरीके से एकदम से कटघरे में खड़ा कर दें कि कृषि मंत्री खुद अवाक रह जाएं, तो और ये जो पूरा प्रकरण हुआ उसके ठीक पहले की जो घटना थी जब उन्होंने अपने श्रीमती के जन्मदिन पर एक बड़ी पार्टी दी। अब उस पार्टी में जो उपस्थिति थी उसमें तो 70% और 800 लोगों के लिए आप पार्टी दे रहे हैं और उसमें ज़्यादातर विपक्ष के लोग हैं। तो ज़्यादातर विपक्ष के लोग होने पर और इसको लेकर बाकायदा जवाब तलब हुआ है और उस जवाब तलब में जिस तरह की तलखी उन्होंने दिखाई है, तो लक्ष्मण रेखा हर जगह होती है, आचरण की भी होती है, पद की भी मर्यादा होती है। और उस पद की मर्यादा को जब आप लांघते हैं तो कुछ समय तक आपको सहन किया जाता है, लेकिन उस सहन करने की भी एक लिमिट होती है जिसको क्रॉस कर गए कहीं ना कहीं। ये बात सही कि विपक्ष को मौका मिला, वो विपक्ष जो लगातार उनके ऊपर ही हमलावर था, लेकिन उसी विपक्ष के साथ उनकी तस्वीरें भी चर्चा में रहीं। अरविंद केजरीवाल को गुलदस्ता देती हुई तस्वीर हो या मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनके फ़ोटो हों। मुझे लगता है कि सरकार को रास नहीं आ रहा था और सरकार के गले की हड्डी बन गए थे। तो तय था, न उगल पा रहे थे न निगल पा रहे थे। फाइनली उनको निगलवाना पड़ा, उसको और ख़त्म करना पड़ा उगलवा के, क्योंकि जब वो राज्यपाल बने तब तो उन्होंने अपने नंबर खूब बढ़ाए, पर उस वक्त उन्होंने जिस तरह का आक्रमण ममता सरकार पर किया, शायद वो उस वक्त की ज़रूरत थी। और वो ऐसा सेमीफाइनल था जिसमें उनको उपराष्ट्रपति वाला फाइनल मिला, वो पद मिल गया। लेकिन उस पद पर आकर वो ऐसे आक्रामक हो जाएंगे, ऐसे अनियंत्रित हो जाएंगे, शायद सरकार को भी अंदाज़ा नहीं था। और इसीलिए सरकार
शायद बहुत लंबे समय से सोच रही होगी क्या किया जाए, लेकिन अगर इस तरह का आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़े कि राज्यसभा में वो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री की जानकारी के बिना स्वीकृत हो जाए जिसमें 63 केवल विपक्षी सांसदों के ही हस्ताक्षर हैं, सत्ता पक्ष के किसी सांसद का हस्ताक्षर ही उस पर नहीं है, तो अब उसके बाद तो ये होना तय था कि बीएसी की मीटिंग हुई, उसमें दोनों नहीं गए, वो तो एक केवल प्रतीक भर था। निश्चित तौर पर ऊपर से उनसे जवाब तलब हुआ होगा जिसके जवाब में उन्होंने इस्तीफा दिया और अभी वो चुप हैं और उन्होंने औपचारिक तौर पर स्वास्थ्य कारण लिख दिए। ये भी एक, क्योंकि उनके स्वभाव को देखते हुए हो सकता है कि इससे ज़्यादा बड़ा हंगामा हो सकता था। अवधेश जी कह रहे हैं कि इतने बड़े पद से चुपचाप विदाई हो जाए और हंगामा नहीं हो, और वो तो उन्होंने मर्यादा में रहकर स्वास्थ्य का कारण लिख दिया, और जो अंदर खाने की खबरें हैं और ये प्रोटोकॉल के इश्यूज़ हैं ये तो किसी से छुपे नहीं हैं। ऐसे तो होने को गुजरात में मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दिया था और अंदर खून के आंसू होंगे, बाहर मुस्कुराहट थी। ये तो राजनीति की मजबूरियां होती, वही जो इश्क की मजबूरियां कह रहे हैं आप, ये राजनीति की मजबूरियां हैं कि आदमी अंदर खून के आंसू रो रहा है और बाहर उसको मुस्कुराहट दिखानी पड़ती है। कितना वो सारी मंत्रिमंडल ने आंसू बहाए होंगे अकेले में, वो उनके जाके हमदर्दों से और परिचितों से पूछिए। ये तो मजबूरी की बात है। आज खुद जगदीप धनखड़ किस किन भावनाओं से गुजर रहे होंगे इसका आकलन हम यहाँ बैठकर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम परिस्थितियों का आकलन जरूर कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि इस पूरे मामले ने संसद का सत्र जिन वजहों से हंगामेदार होना था, और पिछले खबरों के खिलाड़ी में उन वजहों पर जो हम चर्चा कर रहे थे, तो ऑपरेशन सिंदूर होगा, बिहार का जो ये पुनरीक्षण चल रहा है पूरा मतदाताओं का, ये बड़ा मुद्दा होगा, और ऐसे 3-4 मुद्दे बन चुके हैं जिन पर सरकार को घेरा जाएगा, और सरकार भी इसलिए 2-2 बैठकें करके इसकी तैयारी कर रही है। और एक तीसरा ही मुद्दा इतना हावी हो गया है कि अब ना सिंदूर पे होने वाली चर्चा, अब गृहमंत्री जवाब दे रहे हैं तो भी उसके बारे में हेडलाइन नहीं बन रही, और हम खबरों के खिलाड़ी में भी संसद में हो रहे उन बयानों की चर्चा करने की बजाय जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे की चर्चा कर रहे हैं। तो अब इसको अच्छा माने या बुरा हुआ तो यही है, और अब सारी चर्चा उन पर आकर टिक गई, क्योंकि बड़ा पद होता है उपराष्ट्रपति का, और वहां से इस तरीके की एकदम से 9:30 बजे इस्तीफा आना और वो पब्लिक भी ट्वीट हो जाना जिसमें सुलह समझौते की कोई गुंजाइश भी खत्म कर दी जाए और अगले दिन वो तुरंत स्वीकृत भी हो जाए, तो वो बड़ी घटना है। उसके पीछे के कारण मुझे लगता है ज़्यादातर जो है वो तफसील से आ गए हैं। कुछ कारण ऐसे भी होंगे जो शायद हम सार्वजनिक विमर्श में कभी चर्चा नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।